करंट अफेयर्स डिकोड का है। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अब लड़ाई के मैदान में एक तरह का गतिरोध सा बन गया है। जी बिल्कुल। ऐसे में कूटनीति का असली चेहरा कैसा दिखता है? क्या ये वाकई शांति का रास्ता है या फिर खुद एक हथियार? यही आज की चर्चा का मुद्दा है और हाल की 2 बड़ी घटनाएं इसी सवाल को और भी दिलचस्प बना देती हैं। हाँ, और दोनों ही खबरें किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। बिल्कुल। और ये दोनों घटनाएं एक ही समय के आसपास होना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग है। अच्छा। हाँ, एक तरफ तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक चौंकाने वाला दावा है कि उन्होंने एक फोन कॉल पर पुतिन को कीव पर हमले रोकने के लिए मना लिया। जी, और दूसरी तरफ क्रेमलिन यानी रूस की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की को सीधी बातचीत के लिए मॉस्को आने का एक खुला निमंत्रण। खुला लेकिन शर्तों से भरा हुआ। हाँ, शर्तों से भरा हुआ। और ये दोनों ही बातें डिप्लोमेसी की जटिल दुनिया की परतें खोलती हैं। चलिए तो हिर परत से शुरू करते हैं। ट्रंप का ये दावा, मतलब ये तो वाकई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। तो एक पूर्व राष्ट्रपति जो अभी सत्ता में भी नहीं है, वो एक फोन कॉल से युद्ध रुकवा देता है। इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है? इस दावे को समझने के लिए सबसे पहले वहां के हालात को देखना बहुत जरूरी है। मतलब यूक्रेन के हालात? जी, यूक्रेन इस वक्त इतिहास की सबसे भयानक सर्दियों में से एक का सामना कर रहा है। मैंने भी सुना है कि ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कीव समेत जो उत्तरी इलाके हैं वहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। -30? ये तो जानलेवा है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक जानलेवा स्थिति है। और रूस की रणनीति पिछले 2 सालों से यही रही है कि सर्दियों में यूक्रेन के पावर ग्रिड और हीटिंग प्लांट्स पर हमला करो। बिल्कुल, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रिसीजन से हमले करो। यानी उनकी रणनीति सिर्फ सेना को हराना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के हौसले को तोड़ना है। जब घरों में बिजली और गर्मी नहीं होगी तो लोगों का मनोबल अपने आप टूटेगा। ठीक कहा, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और इसी भयानक मानवीय संकट के बीच ट्रंप का ये दावा आता है। हाँ, वो कहते हैं कि उन्होंने पुतिन को फोन किया और कहा, ये लोग ठंड से जम रहे हैं, कम से कम 1 हफ्ते के लिए कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोक दो। और ट्रंप के मुताबिक पुतिन मान भी गए। हाँ, वो तो इसे अपनी एक आश्चर्यजनक सफलता बता रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अपने सलाहकारों को भी यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये तो ट्रंप की तरफ से एक बहुत ही चतुर नैरेटिव बिल्डिंग है। बिल्कुल। वो खुद को एक ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं जो वो काम कर सकता है जो मौजूदा सरकार भी नहीं कर पा रही। सही बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दावे की कोई पुष्टि हुई है? क्या कीव पर हमले वाकई रुक गए? और यहीं पर ये दावा हवा में लगने लगता है। अच्छा। रूस के रक्षा मंत्रालय या क्रेमलिन की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। बिल्कुल चुप्पी है। और यूक्रेन का क्या कहना है? यूक्रेन के अधिकारी भी बेहद सतर्क हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे किसी सीज फायर की कोई जानकारी नहीं है और वो सिर्फ जमीनी हकीकत पर भरोसा करेंगे। और उनका शक जायज भी है। हाँ, क्योंकि अतीत में रूस ने कई बार सीज फायर का वादा करके उसे तोड़ा है, इसलिए उन पर भरोसा करना अब कह सकते हैं नामुमकिन है। तो फिलहाल ये सिर्फ ट्रंप का एक तरफा दावा है। जी, सिर्फ एक दावा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने ऐसा दावा किया ही क्यों? अगर इसमें सच्चाई नहीं है, या अगर है भी, तो पुतिन इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। ट्रंप के लिए तो ये साफ तौर पर अमेरिका के घरेलू चुनावों से जुड़ा है। वो अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो एक मजबूत नेता हैं। हाँ, जो पुतिन जैसे लीडर से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। और पुतिन के लिए इसकी पुष्टि ना करना भी फायदेमंद है। वो कैसे? अगर वो चुप रहते हैं तो पश्चिम में कन्फ्यूजन फैलता है, नाटो सहयोगियों के बीच शक पैदा होता है। और अगर वो ट्रंप की बात मान भी लें तो वो इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके ट्रंप को हीरो क्यों बनाना चाहेंगे? सही बात है। ये तो एक जटिल सूचना युद्ध है जहां हर कोई अपने फायदे के लिए सच को तोड़ मरोड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये डिप्लोमेसी कम और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल यही है। और जहां एक तरफ ट्रंप का ये दावा हवा में है, वहीं दूसरी तरफ मॉस्को ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत वास्तविक और सार्वजनिक है। हाँ, उन्होंने जेलेंस्की को सीधे बातचीत का न्योता दिया है। ये दोनों कदम एक ही समय पर आना वाकई कोई संयोग नहीं लगता। बिल्कुल। ये दूसरा डेवलपमेंट ज्यादा ठोस है और इस पर विश्लेषण करना जरूरी है। रूस ने सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है और कहा है कि हम उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। जी, कि वो आए और सीधी बातचीत करें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। और वो शर्त ये है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ मॉस्को में होगी। हाँ, किसी न्यूट्रल जगह पर नहीं, जैसे तुर्की या स्विट्जरलैंड में नहीं। ये शर्त मुझे सबसे दिलचस्प लगी। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है, ये तो एक तरह से
रूस के प्रभुत्व को स्वीकार करवाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये पावर प्ले है। बातचीत शुरू होने से पहले ही वो एक छोटी सी जीत चाहते हैं। हाँ, सोचिए ज़ेलेंस्की एक ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जिस पर हमला हुआ है, उन्हें हमलावर देश की राजधानी में बुलाना, ये अपने आप में एक संदेश है कि हम इस संघर्ष में सीनियर पार्टनर हैं। और बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। मॉस्को में बातचीत का मतलब है कि माहौल, मीडिया, सुरक्षा सब कुछ पुतिन के नियंत्रण में होगा। और जाहिर है यूक्रेन ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। करना ही था। ज़ेलेंस्की का जवाब भी उतना ही प्रतीकात्मक था। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन वाकई शांति चाहते हैं तो उन्हें कीव आना चाहिए। हाँ, उस शहर में जिसे उनकी सेना ने तबाह करने की कोशिश की। तो अब दोनों एक दूसरे को अपने घर बुला रहे हैं और कोई कहीं जाने को तैयार नहीं। ये एक तरह की सिंबॉलिक लड़ाई बन गई है। और ये प्रतीकात्मक लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अबू धाबी में चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत के ठीक बीच में हो रही है। अच्छा, अबू धाबी में भी बातचीत चल रही है? जी, गुप्त रूप से। वहाँ रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि मिल रहे हैं। वो बातचीत ज्यादा गंभीर है। तो अमेरिका का क्या रोल है वहाँ? अमेरिका वहाँ ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या पुतिन वाकई बातचीत के लिए तैयार है या ये सिर्फ पश्चिम के संकल्प को तोड़ने की एक और चाल है। ये एक तरह का डिप्लोमैटिक लिटमस टेस्ट है। तो क्या ये मॉस्को का सार्वजनिक निमंत्रण उसी गुप्त बातचीत पर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है? बहुत हद तक संभव है। तो साफ है कि दोनों पक्ष सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्दे के पीछे अबू धाबी में भी बात नहीं बन रही तो असली रुकावटें क्या हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आकर सारी बातचीत टूट जाती है? असल में 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो किसी भी शांति समझौते के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। ठीक है। और इन 3 मुद्दों में जो असली गतिरोध है वो सुरक्षा गारंटी पर है। लेकिन चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं जो सबसे स्पष्ट है। क्षेत्रीय विवाद। जी, क्षेत्रीय विवाद। रूस ने यूक्रेन के जिन 4 क्षेत्रों पर कब्जा किया है, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिजिया और खैरसॉन, और जिन्हें अपना हिस्सा भी घोषित कर दिया है। हाँ, वो उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन के लिए ये अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को सही ठहराने के लिए जरूरी है। और ज़ेलेंस्की के लिए अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा। बिल्कुल। वो अपने लोगों से वादा कर चुके हैं कि वो 1991 की सीमाओं को फिर से बहाल करेंगे। तो इस पर तो कोई समझौता संभव ही नहीं लगता। सही बात है। अब आते हैं दूसरे और सबसे मुश्किल मुद्दे पर, सुरक्षा गारंटी। ये क्या है? यूक्रेन का कहना है कि अगर हम कोई समझौता कर भी लें तो क्या गारंटी है कि रूस 5 या 10 साल बाद फिर से हमला नहीं करेगा? ये तो बहुत वाजिब सवाल है। इसलिए वो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो से एक ठोस लिखित सुरक्षा गारंटी चाहता है। एक ऐसी गारंटी जो कहती हो कि अगर यूक्रेन पर दोबारा हमला हुआ तो नाटो देश उसकी रक्षा के लिए बाध्य होंगे। ये तो लगभग नाटो के आर्टिकल 5 जैसा हो गया। बिल्कुल, और यही तो पूरे युद्ध की जड़ थी। हाँ, रूस यूक्रेन को नाटो में जाने से ही तो रोकना चाहता था। तो वो ऐसी किसी गारंटी के लिए कैसे तैयार हो सकता है? यही तो असली गतिरोध है। रूस के लिए ये एक रेड लाइन है और यूक्रेन के लिए ये अब बातचीत की पहली शर्त बन गई है। तो सारी बातचीत यहीं आके रुक जाती है। यहीं पर। और तीसरा मुद्दा इसी से जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों की तैनाती। अच्छा। मान लीजिए कोई समझौता हो भी जाए तो शांति बनाए रखने के लिए पीस कीपर्स कहाँ तैनात होंगे? क्या वो मौजूदा फ्रंटलाइन पर होंगे या 1991 की सीमा पर? और उन सैनिकों में कौन से देश के सैनिक होंगे, ये भी एक सवाल है। हाँ, भारत, चीन या कोई पश्चिमी देश, इस पर भी कोई सहमति नहीं है। यानी ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये भविष्य के पावर बैलेंस का झगड़ा है। और ज़ेलेंस्की के मॉस्को जाने का प्रतीकात्मक अर्थ भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। अगर वो मॉस्को जाते हैं तो ये दुनिया को एक संदेश देगा कि यूक्रेन दबाव में है और रूस की शर्तें मानने के करीब है। इसका असर उनकी घरेलू राजनीति पर भी बहुत बुरा पड़ेगा। उनकी छवि एक मजबूत, न झुकने वाले वॉर टाइम लीडर की है। मॉस्को जाने से वो छवि टूट जाएगी। उनके अपने ही लोग इसे कमजोरी या धोखा मान सकते हैं। इसलिए वो किसी भी ऐसे कदम से बच रहे हैं जिससे लगे कि वो दबाव में आकर बातचीत कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की के लिए ये इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति क्यों है, इसे थोड़ा और समझते हैं। अगर वो मॉस्को का निमंत्रण मान लेते हैं तो क्या होगा, और अगर वो मना करते हैं जैसा उन्होंने किया है तो उसके क्या परिणाम हैं? देखिए, अगर हम एक काल्पनिक स्थिति सोचें जिसमें ज़ेलेंस्की मॉस्को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये निस्संदेह एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होगा। हाँ, दशकों बाद ऐसा होगा। जी, शायद इससे बातचीत का कोई अप्रत्याशित रास्ता खुल जाए,
लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। जैसा हमने चर्चा की, उन्हें यूक्रेन के अंदर ही जबरदस्त राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। बिल्कुल, ये कहते हुए कि आप हमलावर से मिलने उसके घर कैसे जा सकते हैं। और अगर वे अस्वीकार करते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी किया है, तो रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा करने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। तो वो खुद को शांति दूत की तरह पेश करेगा। हाँ, रूस दुनिया के उन देशों के सामने, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों जैसे भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों के सामने ये कहेगा कि देखिए, हम तो शांति चाहते थे, हमने तो बातचीत का न्योता भी दिया, लेकिन यूक्रेन ही है जो युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। कूटनीति का उपयोग शांति के लिए नहीं, बल्कि सूचना युद्ध में एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। बिल्कुल, ट्रंप का दावा अपनी छवि चमकाने के लिए है और रूस का निमंत्रण यूक्रेन को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और ये हमें संघर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है कि जब दो पक्षों के बीच विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो शांति की पेशकश भी युद्ध का एक और मोर्चा बन जाती है। हर शब्द, हर न्योता एक सोची समझी चाल होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे माहौल में जहां हर प्रस्ताव एक जाल जैसा लगता है, क्या असल शांति की कोई गुंजाइश बचती है, या डिप्लोमेसी सिर्फ लड़ाई को बिना किसी नतीजे के लंबा खींचने का एक और तरीका बनकर रह जाती है? शारदा ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकता है।